नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम उपस्थित हैं। मैं हूं स्वाति। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, सदन में बोलने न देने से थी नाराज। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी ने भरा पर्चा। जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक भी चाहता है अलग झंडा। डिजाइन फाइनल करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी का किया गठन। आनंदपाल सिंह मुठभेड़ मामले में झुकी राजस्थान सरकार, एनकाउंटर की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी प्रदेश सरकार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, गोलीबारी के बीच स्कूल में फंसे 200 बच्चे। लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में देखी गई 364 अंकों की गिरावट, निफ्टी 9830 के नीचे बंद। और शास्त्री को मिला उनका पसंदीदा स्टाफ, भरत अरुण बॉलिंग, बांगर बैटिंग और श्रीधर होंगे फील्डिंग कोच। तो सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर संसद भवन से है, जहां राज्यसभा सांसद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जमकर हमला बोला। राज्यसभा में मायावती ने सहारनपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर न सिर्फ योगी सरकार को खरी खोटी सुनाई, बल्कि केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। बोलते बोलते मायावती इतनी आक्रामक हो गई कि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सहारनपुर की हिंसा बीजेपी की साजिश के तहत ही की गई थी। बीजेपी ने शब्बीरपुर बस्ती में भड़की हिंसा को कम करने के बजाय उसे और भड़काया था। मायावती ने कहा कि जब हमारी पार्टी उस इलाके का दौरा करने गई, तब हमें वहां जाने से रोका गया, हमें दलितों से मिलने भी नहीं दिया गया। बीजेपी दलित हितैषी सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएम योगी का साथ देते हुए आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, न ही पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रही गुंडागर्दी को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और यूपी महाजंगल राज में बदल चुका है। इतना ही नहीं, केंद्र पर आक्रामक हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन पर भी भड़क उठी। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा, इसलिए मैं राज्यसभा से इस्तीफा दूंगी। मायावती ने कहा कि जिस सभा में मुझे बोलने का हक नहीं मिला, मैं वहां रहना नहीं चाहती। इतना कहते ही मायावती सदन से बाहर चली गईं। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने भी मायावती के समर्थन में सदन से वॉकआउट किया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती हार से हताश है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में सहारनपुर की दलित बस्ती में महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर दलित और ठाकुर समाज के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। और उधर कल शाम ही घोषित एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। वेंकैया नायडू ने संसद भवन में बीजेपी के दिग्गजों के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी और अरुण जेटली उनके प्रस्तावक बने। वेंकैया नायडू की तरफ से नामांकन के 2 सेट दाखिल किए गए। पहले सेट में बतौर प्रस्तावक पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरे सेट में वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनकी प्रस्तावक बनी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी समेत एनडीए की पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के वक्त नायडू काफी भावुक नजर आए। नायडू ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पद की गरिमा बरकरार रख पाऊंगा। आपको बता दें कि सोमवार शाम ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगाई गई थी। ऐलान के बाद ही नायडू ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नायडू के जिम्मे आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। अब जानते हैं कि कौन है मुप्पवरपु वेंकैया नायडू। 1949 में आंध्र प्रदेश में वेंकैया नायडू का जन्म हुआ था। 1972 में जय आंध्र आंदोलन के दौरान पहली बार वो सुर्खियों में आए। नायडू ने विजयवाड़ा से आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1973 से 74 में आंध्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे। छात्र जीवन में आपातकालीन संघर्ष में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष रहे थे। 1978 से 1983 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से विधायक चुने गए।
1988 में नायडू को आंध्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 1998 में वह पहली बार राज्यसभा के सांसद बने। सन 2000 से 2000 तक अटल सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। 2002 से 2004 तक नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 70 के दशक में वेंकैया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से भी जुड़े रहे थे। इसके अलावा सरकार और संघ में वेंकैया की काफी मजबूत पैठ है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी और एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के बीच मुकाबला होगा। जहां विपक्ष अपनी दावेदारी मजबूत बता रहा है, वहीं एनडीए ने भी जीत के लिए ताल ठोकी है। तो अब देखना होगा कि 5 अगस्त को होने वाले चुनाव में जीत किसकी होगी। वहीं एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वेंकैया नायडू ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उनके मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर का कद बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। स्मृति ईरानी अभी कपड़ा मंत्रालय संभाल रही हैं, लेकिन अब उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा वेंकैया की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। दरअसल एनडीए ने सोमवार को वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद वेंकैया ने अपने तीनों मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। वेंकैया नायडू मोदी कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नायडू के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सहित 3 मंत्रालय थे। वहीं इन खाली पदों को भी भर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर पर विश्वास जताया है। आपको बता दें कि 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाया था। इस दौरान उनकी शिक्षा और डिग्री को लेकर काफी विवाद हुए। इसके बाद जुलाई 2016 में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया था और उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया था। वहीं अब स्मृति को सरकार में वेंकैया नायडू की जगह देकर उनका कद बढ़ाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राज्य की अलग पहचान बनाने के लिए झंडा चाहती है। झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए सरकार ने 9 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। डिजाइन तैयार होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। राज्य में इससे पहले कर्नाटक डे मनाए जाने के दौरान भी अलग प्रकार का झंडा देखा जा रहा है, जो पीले और लाल रंग का है। लेकिन अब इस झंडे को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि क्या देश के संविधान में ऐसा कोई नियम है जिसमें राज्य के पास खुद का झंडा होना अपराध बताया गया हो। उन्होंने कहा कि इस कदम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी इसके खिलाफ है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक राष्ट्र है, इसके 2 झंडे नहीं हो सकते। झंडे की मांग का यह कदम राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले देखने को मिला है। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक देश का दूसरा राज्य होगा जिसका अपना झंडा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2012 में कर्नाटक विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था। उस समय के संस्कृति मंत्री गोविंद एम करजोल ने फ्लैग कोड का जिक्र करते हुए कहा था कि फ्लैग कोड किसी भी राज्य में अलग ध्वज की इजाजत नहीं देता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। यदि राज्य का अलग झंडा होगा तो यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का महत्व भी कम करेगा। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दार्जिलिंग में पिछले 34 दिनों से गोरखालैंड की मांग को लेकर भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस और जीजेएम के बीच झड़प होने से हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। दार्जिलिंग में पहाड़ियों के मिरिक इलाके में ये झड़प तब शुरू हुई जब जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने मिरिक नगर पालिका के 7 तृणमूल सदस्यों से इस्तीफा देने की मांग की। देखते ही देखते दोनों के बीच शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई। कार्यकर्ताओं ने इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने मिरिक इलाके में गोरखालैंड समर्थकों पर गोलियां चलाई और जीजेएम के एक समर्थक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि जब जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की तो उन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंके, लेकिन फायरिंग नहीं की।
आपको बता दें कि पिछले 34 दिनों से दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया हुआ है। दवा की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, रेस्तरां, होटल, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। 31 दिनों से यहां इंटरनेट सेवा भी बंद है। और अब बात बाढ़ और बारिश से जुड़ी करेंगे। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक बाढ़ के रौद्र रूप ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक बस पानी ही पानी है और इस आसमानी आफत से खुद को बचाती जिंदगियां ही दिख रही हैं। देश के लगभग सभी इलाकों में मानसून की बारिश ने जोर पकड़ लिया है। इससे नदियों में पानी भी उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ ही देश के पश्चिमी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश से स्थिति बदतर होती जा रही है। भारी बारिश के कारण गली मोहल्ले तालाबों में बदल गए हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भारी बारिश से देश के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ के कारण 8 और लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति और बिगड़ सकती है। मुंबई में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगहों पर पानी भरा है। गुजरात में पिछले कई घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकार ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही कई जगह एनडीआरएफ के जवान भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।